नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय कांग्रेस को गलत दिखाने के लिए जितने दांव चल रहे हैं सब पलटकर उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। न वंदे मातरम पूरा गाकर नरेंद्र मोदी खुद को काबिल प्रधानमंत्री साबित कर पा रहे हैं और न ही अपनी आरती उतरवाना जो है वो काम करके भी जो आरती उतरवा रहे हैं वो भी उनके काम नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। जी हां, दिल्ली में प्रेस क्लब के हॉल में बाकायदा नरेंद्र मोदी चालीसा गाई गई। मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, उनके समर्थक उन्हें भगवान बता रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है ये आज राहुल गांधी ने फिर से बता दी है। आइए जरा राहुल गांधी को सुनिए। ये सब तो अंधभक्तों को आप क्या देखें कितना देखें छोड़ दीजिए, हम भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा ये देखिए। Please notice, Gandhiji's book was not called My Experiments. Whose truth? My experiments with truth. Not the truth. Not my understanding of the truth. No, my experiments. I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today, the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwat says, No, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is. तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी ने आज बताया है कि देश में असली लड़ाई इसी बात की है कि बीजेपी और आरएसएस अपना सच जो है वो सब पर थोपना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह छात्रों को माफ करने की बात कही वो इसका प्रमाण है। दरअसल आज राहुल गांधी जवाहर भवन में आयोजित हरा भरा स्वराज राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने समझाया कि स्वराज पूरी तरह से हिंदुस्तानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है और इसके सही मायने क्या हैं ये उन्होंने बताया। आइए जरा सुनिए स्वराज के सही मायने राहुल गांधी की जुबानी। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है, यह सोचने का तरीका है और यह एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर लूं, वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भैया आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ जो होती है वो स्वराज है। क्या आप अपने आप को गहराई से समझते हो? क्या आप में जब गुस्सा आता है, नफरत आती है, जब आप हिंसा करते हो, क्या आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो? तो ये स्वराज है, ये इंडिविजुअल रास्ता है। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्शन था स्वराज का, वो था कि इस देश का हर व्यक्ति
इस रास्ते पे चले। तो गांधी जी का रास्ता क्या था, यह राहुल गांधी ने यहां समझा दिया। इधर परसों पुणे में, यानी परसों 22 तारीख को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए भी राहुल गांधी तैयार हैं और महाराष्ट्र सरकार को भी तैयार होना पड़ा है। बेशक बीजेपी सरकार ने कोशिश की थी कि कर्फ्यू लगाकर किसी तरह कार्यक्रम को कैंसिल करवाया जाए, लेकिन अब छात्रों की गूंज की अनुमति देनी पड़ी है। देवेंद्र फडणवीस खिसियाए हुए से कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का एकालाप है, लेकिन कोटा, देहरादून और उसके बाद प्रयागराज में जो हमने देखा वो एकालाप तो नहीं था। इन कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी भी थी। अब पुणे में पिछले 3 कार्यक्रमों का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। अभी वंदे मातरम पर अमित शाह का नया दावा सामने आया है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में 1937 में वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला कर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया था और इसी से भारत विभाजन की नींव पड़ी। और अब राहुल गांधी भी उसी तुष्टीकरण पर चल रहे हैं। लेकिन अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, एक बात भूल गए कि वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला केवल पंडित नेहरू का नहीं था, बल्कि इसमें सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, तमाम लोग शामिल थे। पवन खेड़ा ने इस बात पर अमित शाह को जमकर घेरा है। सुनिए जरा। हम इनकी सुनेंगे या इस व्यक्ति की सुनेंगे जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, पैलेट गन चलाए थे या नहीं चलाए थे, इसकी सुनेंगे हम। तो पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। गृह मंत्री होने के नाते उन्हें जवाब देना चाहिए था कि जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन किसने चलाए, किसके आदेश पर चलाई गई। अमित शाह ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस छात्र आंदोलन में पुलिस बलों और पैरामिलिट्री फोर्स के एक्शन की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR विश्नोई शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं, पूर्व डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। रिपोर्ट के मुताबिक ये कमेटी 20 मार्च को हुए आंदोलन के दौरान पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की जांच करेगी। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित हिंसा, भीड़ को काबू करने के तरीकों, इन सब पर भी पूछताछ की जाएगी। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो फुटेज को लेकर भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के सभी वीडियो फुटेज को भी हाई पावर कमेटी को सौंपा जाएगा। अदालत का यह फैसला पीड़ित प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकामी का सबूत है। अगर ये दोनों सक्षम होते और संसद में जवाब देते कि इन सब की नौबत आखिर क्यों आई और किसने इस तरह दमन का आदेश दिया, तो अदालत को ऐसी कमेटी गठित करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। जो काम सरकार ने नहीं किया वो अदालत को करना पड़ रहा है। हालांकि अदालत यहां पर फैसला भी दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कड़ा फैसला आ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ और फैसला सुनाया। कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की जांच और उसके बाद उसका इंतजार, यानी अब इंतजार की घड़ियां लंबी हैं। मोदी और शाह इसी में खुश रहें कि उन्होंने वंदे मातरम पूरा गाने का फैसला लागू करवा दिया, लेकिन क्या नौजवानों का भविष्य इससे सुरक्षित हो पाएगा, यह सवाल आज भी बना हुआ है। मोदी अगर वंदे मातरम पर इतनी श्रद्धा रखते हैं तो फिर उन्होंने अपने भगवान रूप की पूजा और मोदी चालीसा का पाठ क्यों होने दिया। आज प्रेस क्लब के हॉल में इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अधीन आने वाले किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आपको बता दूं कि राजन सिंह वही हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताते हुए पटना में 120 करोड़ रुपए की लागत से उनका मंदिर बनाने की घोषणा की थी।
मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही राजन सिंह ने दिल्ली में भगवान नरेंद्र मोदी चालीसा का पाठ कर दिया। मंच पर भगवान राम की तस्वीर पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर बनाई गई एक फोटो भी रखी गई थी। यह तस्वीर आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। राहुल गांधी हमेशा देश के दो विचारधाराओं की बात करते हैं, वो इस समय खुलकर नजर भी आ रहा है। और एक विचारधारा गांधी की है और एक विचारधारा गोडसे की है। क्या देश अब गांधी की विचारधारा पर खुलकर चलने के लिए तैयार है और इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी का डर बढ़ रहा है, या देश किसी और दिशा में जा रहा है? चर्चा इसी पर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथियों से। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक जो कुछ चल रहा है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, आज पहली बार न्यूज़ पॉइंट में आए हैं। पांडे जी आपका स्वागत है। प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और हमारे साथी अमलिंदु जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी, और जो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वामी जी, बहुत कुछ वंदे मातरम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं मैं शुद्ध सनातनी हूं, कि अगर मान लीजिए भगवान का अवतरण इस दुनिया में हो जाए, मान लीजिए हम जो कल्पना करते हैं, उसके बाद कैसा दृश्य होगा? उसके बाद ऐसा दृश्य होगा कि सारा जितना माया मोह क्रोध हिंसा सब खत्म हो जाएगी। गरीब लोग भी आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान के आने के बाद हम तो कल्पना करते हैं ऐसा ही होगा। आपने वो गाना सुना होगा कि जब राम मेरी कुटिया में आएंगे तो फिर आनंद आएगा, इस टाइप का एक गाना था। वो तो बाद में पता चला कि राम जन्मभूमि के अंदर चोरी करके वो आनंद आया था, वो राम भगवान नहीं आए थे, बल्कि इनके यहाँ चोरी चढ़ावा का चोरी आया था। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ डिमांड कर रहे हैं और जिस प्रकार के वीडियो और फोटोग्राफ हम देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल में टॉयलेट्स की हालत क्या है, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, बिल्डिंग किस प्रकार से गिर रही है, दीवारें गिर रही हैं, छत गिर रही हैं, और बच्चों को किस प्रकार का खाना दिया जा रहा है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चों ने मांगा था नमक और दे दिया गया उनको डिटर्जेंट, उसके बाद बच्चे बीमार हो गए। किस प्रकार से 20 तारीख को हमारे देश के युवाओं के साथ हुआ, क्या भगवान के आने के बाद ऐसा होगा? तो अगर मान लीजिए भगवान का अवतार मानते हैं ये जो हैं जिन्होंने प्रेस क्लब के अंदर उनकी फोटो लगाई है, तो मोदी जी जैसे भगवान के आने के बाद हमारे देश की ये दुर्दशा होगी। देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न राजीव जी ये पूछते हैं, मेरे दिमाग में ये भी प्रश्न है। जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा, मैंने कहा भगवान ये चीज बताओ, बिल्कुल सनातनी, बिल्कुल पूरे भगवान पे विश्वास करने के बावजूद मैं भगवान से अगर मेरा साक्षात्कार हुआ तो उनसे पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि भगवान ये बताओ, सारे के सारे ईश्वर जो हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर जन्म हुआ, भगवान शिव भी यहीं हुए, हमारे राम कृष्ण विष्णु महादेव ब्रह्मा सब यहीं पे हुए, सबसे ज्यादा गरीबी मेरे देश के अंदर क्यों है? जो लोग वहां पे ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो शायद हमारे संस्कृति और सभ्यता में अच्छी नहीं मानी जाती है, उनके यहाँ तो इतनी ज्यादा भुखमरी नहीं है, उनके यहाँ तो इतनी ज्यादा पॉवर्टी नहीं है। तो हम लोग तो भगवान को मानने वाले लोग हैं ना, हम तो 142 करोड़ लोग जो है भगवान को मानते हैं, आस्था रखते हैं, और उसके बाद जो हम चंदा मंदिर के अंदर चढ़ाते हैं वो उसके आपके नाम पे उसके अंदर लूट हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान इतनी, फिर उसका जवाब ये लोग देते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। अरे भैया, अगर पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से हमें ये दुख झेलने पड़ रहे हैं तो हमारा जन्म भारत जैसी पवित्र भूमि के अंदर क्यों हुआ? यहाँ मेला न्यूट्रिशन की हालत है, लोग जो है बिल्कुल जानवरों की तरह नाले के किनारे मकान बना के रहते हैं, जिनको बुलडोजर आके तोड़ देता है। जो दिल्ली के अंदर कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उसको तोड़ दिया जाता है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, अब देखते हैं इस कमेटी में समय समय पर इसकी रिपोर्ट आएगी ऐसा बताया गया है। लेकिन जो अभी तक मुझे ये शक था कि भाई इसमें मैंडेट जो दिया गया है, जो लक्ष्य दिए गए हैं जिस पे जांच होनी है, जैसे सेबी की इंक्वायरी हिडनबर्ग रिपोर्ट पे हुई थी और पता चला मैंडेट ही नहीं दिया गया जिस पे जांच होने वाली थी। चलिए, इस बार मैंडेट तो बड़ा क्लियर है। अब देखते हैं ये कमेटी क्या बताएगी कि क्या कारण था कि एक मंत्री कह रहा है कि साहब पैलेट गन नहीं चली और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि पैलेट गन चली। क्या कारण था कि वो एसएचओ अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया,
वो एसीपी अभी तक कुर्सी पे बैठा हुआ है जिसने एक लड़पड़ मारा, जब ये बता गया था कि अपने देश के बच्चे हैं, अपने देश के युवा हैं और जेन्युइन डिमांड के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं, और ऐसे समय पर घुटने के नीचे वार होना चाहिए था, चोट ना पहुंचाने के एक उद्देश्य से वहां पे वार होना चाहिए था। वहां पे आपने सिर पे लाठी मारी, आईसीयू में बच्चे पहुंच गए, आपने सीवान के अंदर AK-47 चला दी। तो देखिए वास्तविकता यह है कि इसका मतलब यह है, हमें आशा करनी चाहिए देश को, और ये भी मैं चाहता हूं ये कमेटी जो है बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मुंशी प्रेमचंद की वो कहानी थी पंच परमेश्वर, उसके अनुसार परमेश्वर रूप में बैठ के काम करेंगे, हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देंगे जिससे हमारे देश के बच्चों का, देश के लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ जाए। वैसे ही काफी हिल चुका है, क्योंकि पहली बार मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हमारे, जिनको हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उनके हाथ से डिग्री लेने से इनकार कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा न गिरे, तो मैं तो कमेटी वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि न्याय कीजिएगा, बच्चों के साथ न्याय कीजिएगा, जिनको चोट लगी है उनके साथ न्याय कीजिएगा, सत्य के साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है और हम चाहते हैं न्याय प्रणाली पे विश्वास बना रहे, और इसके बाद हमारे देश के बच्चों को यह न लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इससे मेरी सनातनी भावना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है जब ये बताया गया है कि ये जो अपने माननीय मोदी जी हैं ये भगवान के अवतार हैं। इससे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ईश निंदा के बराबर इसको मानना चाहिए और इन लोगों को हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है स्वामी जी, ये पहली बार तो है नहीं। ये 2014 से कोई मंदिर बना रहा है तो कोई भगवान की तरह पूज रहा है, और खुद अगर देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ तो फिर इस पर और बात ही क्या करना। इसलिए आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। भावनाओं के साथ, आपके आस्था के साथ किस ढंग से खेल किया जाता रहा है उसका ताज़ा नमूना आपके सामने उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरी है। इससे ज़्यादा, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। लेकिन हम चर्चा दो बातों की ज़्यादा गहनता के साथ करना चाहते हैं। पहली बात राहुल गांधी के आज के भाषण की। कल CWC की जो बैठक हुई है उस बैठक में से भी बहुत सारी बातें निकल के बाहर आई हैं, और उसके अलावा वंदे मातरम को लेकर क्यों परेशान है बीजेपी, और अगर कांग्रेस ने कह दिया है कि 2 ही छंद हम गाएंगे, इसके क्या मायने हैं। ये 3-4 ऐसे मामले हैं जिस पर हम लोगों को गहनता के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर पांडे जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? शुरुआत अगर हम करें छात्रों की गूंज, अगर वहीं से करते हैं, वंदे मातरम पे आए हम बाद में, लेकिन छात्रों की गूंज, CWC की बैठक में फैसला हुआ कल कि 800 शहरों में छात्रों की गूंज करेंगे, उसमें से मैक्सिमम में राहुल गांधी रहेंगे। इसका मतलब है कि पूरे देश को खंगाल डालेंगे। इसका मतलब तो यही है, 800 शहर, मतलब हर राज्य में कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 ऐसे, तब होगा 800। 20 से 25 हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में 25 सभाएं, आप सोच लीजिए। बिहार में 20 सभाएं, छोटा राज्य कहीं वहाँ कुछ कम, बड़ा राज्य महाराष्ट्र वहाँ ज़्यादा, इस ढंग से। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ है, राहुल गांधी ने कल एक बात जो निकल के आई है, तो थोड़ी सी राहुल गांधी की नाराज़गी भी कल झलकी है CWC में। वो नाराज़गी क्या चीज़ पर है, क्या है, ये भी बताइए, और उसके अलावा आगे और भी बात करते हैं, लेकिन इतने पे पहले चर्चा की शुरुआत करें। प्रशांत जी। झंडा आपने दे दिया राजीव जी, लेकिन एक लाइन तो जिस प्रेस क्लब के घटना में बोलेंगे जी, इतना रोचक है वो। देखिए, जो जंतर मंतर पे नारा लगा 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, उसने मोदी जी की जो इमेज थी उसको तार तार कर दिया। और जो आज प्रेस क्लब में हुआ है, जो मोदी चालीसा पढ़ी गई है, मैं कहूंगा कि ये छोटा बंदर वाले नारे से ज्यादा खतरनाक काम है। ये तो आपने कॉमेडियंस को और मीम्स बनाने वालों को कंटेंट दे दिया, मसाला दे दिया। अब इस पे हजारों मीम्स और कंटेंट बनेंगे। खैर, इससे ज़्यादा गंभीर बातें हैं हम लोगों के पास। ये अपना मोदी जी अपना बताएं, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल उनका मामला है।
देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से। देखिए, कमेटी बनाना एक्शन नहीं है। कमेटी बनाना एक्शन को मुलतवी करना है, पोस्टपोन करना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो, उसके पास बहुत बड़े अख्तियार हैं। आर्टिकल 142 के तहत और भी धाराओं के, संविधान की तमाम धाराओं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास सब कुछ है। अब ये कमेटी का देखिए मुख्य तौर पे क्या, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा कि कमेटी किन लोगों के कामों की समीक्षा करेगी। अमित शाह, गोली के आदेश कैसे दिए गए, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, ये दोनों बहुत ताकतवर पोजीशंस हैं। गृह मंत्री देश का और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, ये रिटायर्ड लोगों की कमेटी, इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ कौन टेस्टिमनी देगा आके। देखिए, कमेटी के लोगों को अपनी कोई कल्पना नहीं कर सकते ना, इनके सामने लोग आके टेस्टिमनी देंगे। तो ये टेस्टिमनी कैसे होगी? जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट गवाही होगी उस व्यक्ति की जिनका नाम है सतीश गोलचा, जो 17 जुलाई तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। उनको 20 टेन्योर में हटाया गया और उनके हटाने के अगले दिन से एक्शन जनता मंतर पर शुरू हो गया। जो हमने देखा, सोनम वांगचुक को हटाने का काम, उसके बाद लाठियां चली, किलो वाली लाठियां चली, पेलेट गन चली। तो क्या सतीश गोलचा जो अब एलजी को रिपोर्ट करते हैं और उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है, क्या उनकी हिम्मत होगी अमित शाह से उनकी क्या बात हुई है कमेटी के सामने रखने की? क्या उनकी हिम्मत होगी कुछ कहने की जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर है और वो बिना किसी पोस्टिंग के एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आई वॉश है। जब तक अमित शाह अपनी कुर्सी पर है, जब तक दिल्ली पुलिस का कमिश्नर है, किसी प्रकार की कमेटी का कोई मतलब नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हेडलाइन बनेंगी और हो जाएगा सब काम। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर इस्तेमाल करके एक्शन करना चाहिए था। दूसरी बात, जो राहुल गांधी का भाषण है, स्वराज, मैं अभी सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उसको आगे हम लोग चर्चा और भी कर सकते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, विद्वान लोग। देखिए, स्वराज जो है वो कायम कैसे होता है? लोगों के मताधिकार से। और स्वराज के खिलाफ दो बड़े काम हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के फैसले को उलट दिया है उन्होंने, या नए सिरे से इंडस्ट्री को डिफाइन किया है, जिसमें मजदूर वर्ग के अधिकार जो हैं वो सीमित हो गए, मालिकों के अधिकार बड़े हो गए। तो ये क्या स्वराज, गांधी जी के स्वराज की तरफ जाता हुआ फैसला हमको दिख रहा है? बहुत खूबसूरत जजमेंट है डिसेंटिंग नोट का जस्टिस नागरत्ना का। उन्होंने इसी को बताया कि किस तरीके से इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया गया और मजदूर अपना हक जो है वो नहीं मांग पाएगा। तो स्वराज कैसे कायम होगा जब मजदूर का हक नहीं होगा? दूसरा बात, स्वराज कैसे कायम होगा जब मतदाता ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिए जाएंगे? तो ये जो ज्ञानेश कुमार कर रहा है, ये तो स्वराज के विरुद्ध काम कर रहा है। बंगाल का एग्जाम्पल हम लोग बार बार देते हैं कि बंगाल में 90 लाख के ऊपर लोगों के नाम उड़ाए गए। 36 लाख वो कंफर्म नाम है जिन्होंने अपील की 18 या 19 ट्रिब्यूनल्स के सामने, और उन ट्रिब्यूनल्स में कितने लोग क्लियर हुए? 36,000, कुल 36,000। और उन 36,000 में भी मतदाता सूची में नाम नहीं आ पाए ट्रिब्यूनल से क्लियर होने के बाद भी। तो कहां से स्वराज कायम होगा जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? इसलिए
अगला जो जिस तरीके शिक्षा को लेकर आंदोलन देश में है, एक आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ भी होना चाहिए, जो मताधिकार छीन रहा है लोगों के। और दूसरी और बातें वो हम लोग सेकेंड राउंड पे करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। स्वराज कैसे आखिर कायम होगा, राहुल गांधी आज इसी पर भाषण दे रहे थे। आज राजीव गांधी की जयंती है और आप जानते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ स्वराज कायम आखिर कैसे हो, जब देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से आंदोलन चल रहे हैं। जेन जी का आंदोलन हम लोगों ने देखा, जेन अल्फा का आंदोलन हम देख रहे हैं, कई अलग जगहों पे है। ओंकारेश्वर पांडे जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ, ज़रा आपसे समझूं कि जंतर मंतर से लेकर अभी तक के घटनाक्रमों में और संसद की जो सत्र ख़त्म हुआ है उसमें नहीं आना, खासकर गृह मंत्री फिर प्रधानमंत्री का नहीं आना, लेकिन अब लगातार बयानबाजियां, चाहे वो वंदे मातरम पे हो, चाहे वो जंतर मंतर के घटनाक्रम पे हो, कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये तकरार चलता रहेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए, आज की जो सियासी आज के हालात हैं उसको देखा जाए, तो उसको आप कहाँ देखते हैं? और ऐसे में एक कमेटी का गठन, उसके क्या मायने हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस का सीधा कहना कि 2 छंद से ज्यादा हम नहीं गाएंगे, जो करना कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, अपने मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज पहली दफा आया हूं और मैंने विद्वान साथियों को सुना है। मैं इसके जरा मूल मुद्दे पे आना चाहता हूं। आज की जो लड़ाई है ना, वो मुद्दा स्पेसिफिक छोटे छोटे मुद्दों की है ही नहीं। वो चाहे कोई भी कमेटी बना लें, कुछ भी करवा लें, सबको मालूम है कि सारी कमेटियां, सारी एजेंसियां, सारी चीजें इनके हाथ में है, तो ये जो चाहेंगे जैसे चाहे फैसला करेंगे। राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर और इतनी बड़ी आस्था के स्थल पर इन्होंने इतना बड़ा कांड होने के बावजूद सिर्फ एसआईटी गठित की। एसआईटी क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जो मुख्यमंत्री के अपने डायरेक्ट कंट्रोल में होती। वहां पे ईडी क्यों नहीं गई? वहां पे सीबीआई क्यों नहीं गई? आपने शक के आधार पे 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, और जब वो निकले तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि देयर वाज नो आयोटा ऑफ एविडेंस। और यहां आयोटा नहीं, पूरा डिजिटल फुटेज था 70 दिन का, और इतने सारे रिकॉर्ड थे, तो आपकी ईडी और सीबीआई वहां नहीं गई और किसी का घर बुलडोज नहीं किया। तो ये न्याय का तरीका बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बातों पे आते हैं, चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे वोट चोरी हो, जिसको लेके लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद सरकार चोरी का सवाल उठा रहे हैं, और उसके बाद अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद जो नए शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। क्या कहा? आप शिक्षा मंत्री हैं भाई देश के, और वो भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद बने हैं। आपकी जुबान से क्या निकला? राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं, चुनाव नहीं जीतते इसलिए वो करते हैं। आपको आंकड़े नहीं मालूम है क्या? 2024 में आप 303 से घट के 240 पे आए, और उसी 2024 में राहुल गांधी 52 से बढ़ के 99 हो गए, ऊपर उससे वो आगे निकल गए, मतलब डबल से ज्यादा जंप। और आप 63 सीटें गिर गए, तो कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है? कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं आप? आज जो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, वो कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। 2 बातें हैं, एक तो हरा भरा भारत, और दूसरा उन्होंने स्वराज की बात कही। इनके तो वंदे मातरम वगैरह वगैरह के इशू को छोड़ दीजिए। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 1939 के उस 37 के रिजोल्यूशन को नहीं मानते। इसका मतलब आप ये कहते हैं कि आप गांधी को तो नहीं ही मानते हैं, आप पटेल को भी नहीं मानते हैं, आप बोस को भी नहीं मानते हैं, आप टैगोर को भी नहीं मानते हैं। आप मानते किसको हैं? तो आपको कौन मानता है? आपके मानने और ना मानने से देश को क्या फर्क पड़ता है? 52 साल तक तो आपने वंदे मातरम नहीं गाया, आपने अपना एक गीत नया डेवलप किया था, और तिरंगा भी नहीं फहरा रहे थे, और आज आप सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहे हैं। ये अब देश के लोगों को मालूम हो चुका है सच्चाई, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है। हरा भरा स्वराज जो है एक मैसिव अटैक है
सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर पे। हरा भरा में वो भी बातें आई हैं जो एथेनॉल को लेके होंगी, इस देश में पॉल्यूशन को लेके जो डुबियस चीजें उठाई जाती हैं, बिना स्टडी बिना रिसर्च के आप दिल्ली में कारों का प्रवेश बंद करते हैं, वाहनों का प्रवेश बंद करते हैं और उनकी एंड ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। उससे लाखों नहीं करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उसको एड्रेस किया है। पूरे वर्ल्ड में अभी जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग है ग्रीन उसकी ग्रीन प्लैनेट की हमारी, कि हम कहां पर हैं, तो आप नीचे से तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं हर इसमें। 180 देशों में कभी ये कहीं 176 है, कहीं 177 है, कहीं 178 है। ये तो आपकी रैंकिंग है। और वो भी तब जब आपने एक मिशन लागू किया था, मिशन लाइफ 10 साल पहले यूरोपियन कमीशन लागू कर चुका, उसकी कॉपी करके आपने लागू की और उसको सिर्फ पोस्टर रखा, कोई प्लान नहीं, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं। आपने गंगा एक्शन प्लान, जो राजीव गांधी का गंगा एक्शन प्लान था, उसको नंबर प्लेट नेम प्लेट बदल के गंगा मिशन गंगा कर दिया और काम कुछ भी नहीं किया। उसी तरह से पूरा का पूरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री राजीव गांधी ने उसको लॉन्च किया था। आज वो मिनिस्ट्री कहीं कोई काम करती हुई नजर नहीं आती सिवाय पोस्टरबाजी के। तो आज जो हालात देश में हैं, राजीव गांधी का भी उन्होंने आज बड़ा भावुक तरीके से जिक्र किया है अपनी मां के साथ। ये कोई सामान्य संदर्भ नहीं है कि अचानक उनको अपने पिताजी की याद आई हो। आप संदर्भ समझिए, बोफोर्स कांड पे सुप्रीम कोर्ट ने टोटली केस जो है खारिज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कोई आरोप राजीव गांधी पे नहीं है। 40 साल तक उस पे आपने क्या खेला, चोर 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 चोर, यही आपने कहा ना। क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसमें आप पहले काम करते हैं विश्ववेमन, जिसको एड होमिनम कहते हैं एकेडमिक भाषा में, उसके बाद एड पर्सोनम, उसके बाद विश्ववमन के बाद आप जो है चरित्र हनन करते हैं। और इस तरह से आप लोगों को बाध्य कर देते हैं कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। आप ये बताइए, जिसको आप देशद्रोही एक बार कह देंगे, वो आपको जवाब में क्या कहेगा? क्योंकि तो आपने तो उसके पूरे अस्तित्व को खारिज कर दिया। लेकिन इसका जवाब देश के युवाओं ने दिया है और बड़े जोरदार तरीके से दिया है कि इनको जीवन भर याद रहेगा। ऐसा जवाब दिया है कि एक सदी का पूरा नैरेटिव इनका ध्वस्त हो गया है। आप किस नैरेटिव पे आते हैं? आप आते हैं हिंदू मुसलमान पे, जिसको इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने खारिज कर दिया है। जब महाकुंभ में लोग भागे थे और हिंदू भगदड़ हो रहे थे, तो प्रयागराज इलाहाबाद के मुसलमान घरों में उनको पनाह दी गई, उनको रखा गया, खिलाया गया, पिलाया गया। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने कह दिया कि हम गऊ को राष्ट्रीय पशु मानने को तैयार हैं, राष्ट्र माता मानने को तैयार हैं। आप पीछे हट गए, अब आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो जहां जहां आप उत्तर प्रदेश में होली के समय में मस्जिदों पे चादर ढकते हैं और रामनवमी पे वहां के मुसलमान फूल चढ़ाते हैं, लोगों को फूल अर्पित करते हैं, तो देश के हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने बंटने से मना कर दिया है। तो ये एजेंडा तो आपका खारिज हो गया। पाकिस्तान से आप बात करें या ना करें, इसको तो लेके अब संघ कह रहा है कि नहीं बात होनी चाहिए। तो आप पहले आपस में परिवार में निपट लीजिए कि बात होनी चाहिए या नहीं कीजिए। स्वराज का एक और बड़ा मतलब है कि आज प्रधानमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं, वो ये आरोप लग रहे हैं कि सारे फैसले सरेंडर्ड हैं अमेरिका के सामने और सभी फैसले वहां से हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि स्वराज होना चाहिए, यानी अपना राज, अपना फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका तय करेगा कि हम ईरान से तेल लें या ना लें। चाबहार पोर्ट आपने बनाया, उसको छोड़ दें या रखें। आप उसके किसी और कंट्री से, रशिया से तेल लें या ना लें। ये स्वराज का मीनिंग है जो राहुल गांधी ने बहुत डीप उसमें पेनिट्रेट किया है और इसको लेके अब बहस चलेगी। इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो मसले हैं, इनका जो एजेंडा हर रोज जो टेलीविजन पे चलाने का है, वो खत्म हो चुका है और देश के सामने एजेंडा है जो अभी रचनात्मक कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक मसला है। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं चीन के मसले पे? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे? और क्या लाहौर लेके आ गए, जिसको लेके हाउस में आप बार बार कहते थे कि 2 दिन छोड़ देते तो राहुल लाहौर ले आते। आपको 2 दिन नहीं, महीनों छोड़ दिया गया। देश की सारी जनता आपके साथ खड़ी हो गई, सेना खड़ी हो गई, मीडिया खड़ा हो गया, इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो गए। कहां है लाहौर? क्यों नहीं ले आते लाहौर?
तो ये जो मसले हैं, इनका टोटल नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। आप चाहे धारा 370 ले लीजिए, धारा 370 का फायदा किसको हुआ? वहां अभी हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, इन्हीं के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेटमेंट दिया कि 5000 होटल बने हैं, जाहिर है उसमें होम स्टे भी शामिल होंगे श्रीनगर में, लेकिन साथ साथ क्या कहा कि उन 5000 होटल्स में से 2021 के बाद 370 हटने के बाद 90% इल्लीगल हैं। कमाल का स्टेटमेंट है भाई। आप वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आप कह रहे हैं 90% इसमें से 5000 होटल में से इल्लीगल हैं, और आप उसको बनने दे रहे हैं, और आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं, रुकना नहीं है। धारा 370 पे इसका किसका फायदा आम आदमी को हुआ? इस तो अब तो सवाल आएगा ना, क्योंकि लोग पूछेंगे बताइए वो कहां है? आप वन नेशन वन सब कुछ की बात करते रहे हैं, आप ये बताइए कि नगा एकॉर्ड को अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? और कर्नाटका ने अभी, सॉरी तमिलनाडु ने अभी अपना एक स्टेट सॉन्ग जो है वो बाकायदा असेंबली में रिजोल्यूशन के लिए पास कर दिया। तो अब 3 सॉन्ग होंगे, एक जनगण मन होगा, एक वंदे मातरम होगा, एक अपने स्टेट के सॉन्ग होंगे। ये कहां है? ये क्या है आपका एजेंडा? और उस प्रकार आप जिस जिस एजेंडे को टच कर रहे हैं, वो एजेंडा आपके साथ बैकफायर कर रहा है। चाहे वो डेवलपमेंट का प्लान हो, सबने देख लिया कि आपका डेवलपमेंट प्रो पीपल नहीं है, पीपल सेंट्रिक नहीं है। एजुकेशन का एनईपी जो फेल हुआ है, ये सिर्फ नीट फेल नहीं हुआ है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ है। 2019 में, 20 में, 21 में, 22, आप कब तक उसको अमेंडमेंट करते रहेंगे एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? कर्नाटका ने उसको खारिज कर दिया। आपने 4 साल का किया था ग्रेजुएशन, उसको 3 साल का कर दिया। 90,000 से ज्यादा स्कूल आपने बंद कर दिए। तो आप किस मसले पे, किस एजेंडा पे कायम हैं जो लोगों को कहे कि भाई ये बड़े राष्ट्रभक्त हैं, यहां पर इन्होंने चाइना को लाल आंखें दिखा दी, लाहौर भी ले आए। आप तो कभी चर्चा नहीं करते, जब इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इस अचीवमेंट को तो आप कभी नहीं बताते। आपने पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई, क्यों बनाई भाई? पटेल कब से संघी हो गए? पटेल कब से भाजपाई हो गए? तो पटेल को बनाने की आपकी स्ट्रेटेजिक जो गलती है, उसके बाद लोगों ने पटेल को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ा तो पाया कि अरे ये तो वो पटेल हैं जिन्होंने बैन किया था, और वो बड़े हार्ड थे, वो तो नेहरू नहीं कहते तो बैन हटाते भी नहीं। तो आप पटेल को पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि अगली सरकार पटेल टाइप की आए, पटेल वाली आए। तो ये जो आपने देश में नफरत का, विश्वमन का, मिथ्या वचन का और चरित्र हनन का ये जो एटमॉस्फेयर पैदा किया था, उसी से फेल्योर हुआ है। आप भारत में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ये अलग और वो अलग। 30 लाख मुसलमानों को सौगाते ईद किसने भेजा? सौगाते ईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 लाख मुसलमानों को भेजा। क्यों भेजा भाई? आप मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है? आपने वाराणसी में इंटरव्यू में कहा भी था कि हमारे यहां तो सेवैयां भी मुसलमानों के यहां से आती थी और घर का सारा खाना। आपने 3 तलाक लागू किया, तो आपको मुसलमानों के अंदर के परिवार की समस्याओं से बड़ा लेना देना था। हिंदुओं के 3 तलाक से कितना फायदा हो गया? वक्फ से हिंदुओं को कितना फायदा हो गया, या उससे देश को कितना फायदा? तो ये जो सारा एजेंडा है आपका फेल हो चुका है। इसलिए जो अब राहुल गांधी जो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हरा हो स्वच्छ भी हो, वो एक तरह से जो फ्रीडम हो लोगों को, वो फ्रीडम इंडिविजुअल को भी मिले, और जिस तरह से देश को एक्ट करना चाहिए, एक इंडिविजुअल कंट्री को एक्ट करना चाहिए। आप नैम मूवमेंट की आलोचना कर सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट में कितने कंट्रीज भारत के साथ थे? उसके बाद आपने मल्टी अलाइनमेंट की घोषणा की कि हम मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, वो मैम भी नहीं चला। उसके बाद आपने कहा ऑल अलाइनमेंट करेंगे। आम की तो नाम से माम और आम बना दिया आपने, और फायदा क्या हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। कौन खड़ा था? तालिबान खड़ा था अफगानिस्तान का, और एक और कंट्री खड़ा था, इजराइल खड़ा था। तो इजराइल और तालिबान के भरोसे इस देश की फॉरेन पॉलिसी चल जाएगी। पाकिस्तान से दुश्मनी है लेकिन तालिबान से दोस्ती है। उसी तरह ईरान, जिसने हमें हिंदू शब्द दिया, सिंधु को हिंदू वहीं से शुरू हुआ, आप उसको आप कहते हैं, जिसको आपने खुद अपने भाषण में कहा कि सिविलाइजेशनल फ्रेंड है,
अब वो सिविलाइजेशनल फ्रेंड खत्म हो गया और आपने सऊदी अरबिया से जाके दोस्ती की। वो सऊदी अरबिया जिसने लिखित डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान के साथ कि कल को आप युद्ध करेंगे तो चाइना और पाकिस्तान तो है ही, अब सऊदी अरबिया भी खड़ा होगा। इज दिस योर फॉरेन पॉलिसी? तो ये चारों तरफ से एजेंडा फेल हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अब हरा भरा स्वराज चाहिए, उस स्वराज में ये सारी बातें निहित हैं और ये बातें आज के यूथ को समझ में आ चुकी। राजीव गांधी को जो उन्होंने इमोशनल जिक्र किया है, बस आधा ही मिनट ले रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, वो एक बड़ा है क्योंकि उनके ऊपर 40 साल से बोफोर्स का इन्होंने चोर चोर टैग लगा रखा था। ये नहीं बताया कि आज आपके कितने मुख्यमंत्री अपने ही केसेस को विड्रॉ कर लेते हैं और उनके खिलाफ आज भी कितने केसेस हैं। आप उनपे तो चोर चोर नहीं खेलते, उनके खिलाफ तो सीबीआई ईडी की फाइलें बड़ी क्लोज रहती हैं। तो ये एजेंडा करप्शन का भी फेल हो चुका है। और उसी तरह से जो राजीव गांधी की बात आप करेंगे, आज जो डीबीटी योजना आप लागू करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम उसी जैम पर आधारित है जिसमें जो है जो राजीव गांधी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आज उसके आधार पर वो लागू हो रहा है। एक और बड़ी बात ये है, 15 पैसा वो कहते थे, जिसको ये बार बार ये रिपीट करते हैं कि 15 पैसा करप्शन में जाता है। आपने ये नहीं बताया कि राजीव गांधी ने उस 15 पैसा करप्शन को रोकने के लिए क्या किया। उन्होंने 100 का 100 पैसा गांव में भेजने के लिए 73वां अमेंडमेंट किया, पंचायती राज जिसको लागू किया, और गांव तक, ब्लॉक तक और जिले तक सीधे सीधे केंद्र का पैसा पहुंचाया। ये आपने जिक्र नहीं किया कभी कि 15 पैसा जो लीक हो रहा था और पहुंच रहा था। और आज आपका क्या हो रहा है, बिहार से अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है कि एक कंपनी जो 5-6 महीने पहले रजिस्टर होती है हैदराबाद में, उसका टोटल 10 लाख 11 लाख का उसका वो है, उस नेटवर्थ है, और उसको आपने कितने का दिया प्रोजेक्ट, 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने उसको दिया है बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का। ये हिंदू में रिपोर्ट है, इसको तेजस्वी यादव ने उठाया है। तो करप्शन अब कहां पर है? आप किस बात का जवाब देंगे? किस आधार पर आप बातचीत करेंगे? नैरेटिव, आप गांधी का विरोध करते हैं, लेकिन कभी आपने ये कहा, हम अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि वी बिलीव इन द गांधीयन सोशलिज्म। क्या लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? इफ यू बिलीव इन द गांधीयन सोशलिज्म, और आपने गांधी का ही स्वदेशी वो किया था, उसको कॉपी किया था, उसको भी आप कर नहीं पाए क्योंकि आज सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। आप कह रहे हैं ये स्वदेशी, कहां गया आपका स्वदेशी? सो ऑल एजेंडा हैज बीन फेल्ड। किसी भी एजेंडे पे ये कायम नहीं है, बचे नहीं है, इसीलिए नए नए जुमले लेके आते हैं कि ताकि गोदी मीडिया उस पर चर्चा करता रहे। लेकिन दरअसल इन्होंने अपने ही भाजपा और संघ दोनों की जड़ों में ऐसा मट्ठा डाल दिया है कि अब वो पनपने वाला तो नहीं है, अब वो ठीक तरीके से नहीं खड़ा हो पाएगा। कम से कम अभी इनका कोई प्लान, अभी कोई योजना दिखाई भी नहीं देती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, वो सही कह रहे हैं। चौतरफा यहाँ अलग अलग जगहों पे देखिए तो हर तरफ फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो जो वादे किए थे, और अब 2026 में 240 सीटों वाली भाजपा जो कर रही है, सब कुछ सामने है। और ऐसे में युवा आंदोलित हैं और युवाओं का साथ देते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं। आजकल प्रफुल्ल जी, राहुल गांधी के हर भाषण में युवा शक्ति की बात हो रही है, लगातार आप देख लीजिए। और ये होना भी चाहिए क्योंकि इससे पहले जब नीट पेपर लीक का मामला था, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि उसको कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और एक लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी युवाओं को, युवा शक्ति को जिस ढंग से मजबूती से कैप्चर कर लेना चाहिए या आगे करने के रास्ते पे हो, उसको वो पूरी जो रणनीति है वो कैसी आपको दिखाई दे रही है? ये 800 शहरों में 800 ज़िले, 802 803 ज़िले हैं पूरे देश में, और उनमें मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक छात्रों की गूंज कराना है। क्या मायने इसके लगाए जाए? पहली बात। दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट, और वंदे मातरम पे भी आता हूँ। वंदे मातरम क्या एक
आंदोलन की तरह देश में फिर से खड़ा होने जा रहा है। जीत किसकी हो सकती है, 2 छंद की या 6 छंद की? अखिल स्वामी सर हैं, उनको देखते ही मुझे अपने स्कूली दिनों की याद हो जाती है। एक गार्जियन को एक सलाहकार दिया था, विद्वान ने कहा था कि बच्चे को पहले व्याकरण पढ़ाना, साहित्य तो पढ़ लेगा, व्याकरण पहले पढ़ाना, ताकि स्वराज और स्वराज में अंतर कर सके। स्वजन और स्वजन में, स्वराज मतलब स्व होते हैं जिसको बोलते हैं स्वान, जिससे निकला हुआ है उसका, और स्व बोलते हैं आत्म का। 1930 में अभी चूंकि कविता की बात हो रही है, और जानते ही हैं आपकी अभी हमारा जनगण मन की जिसे आपने चर्चा की है, राष्ट्रगीत की चर्चा की, तो ये सभी कविता के हिस्से हैं। 1936 में, 37 में ये हुआ था, 1936 में कामायनी आती है, और कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं श्रद्धा सर्ग में कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। उसी में अगली पंक्ति है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जो अपने सुख का मतलब स्व का विस्तार ही स्वराज है। अगर हम अपने विस्तार का, जब हम आत्माधिकार की बात बोलते हैं तो वहाँ व्यक्ति नहीं, वहाँ राष्ट्र और समाज होता है, समुदाय होता है। वहाँ पर हमारी वो पूरी शक्ति होती है जिसके विस्तार की बात है। इन लोगों ने उसको पूरा का पूरा सिकोड़ के रख दिया, संकुचित करके रख दिया। अच्छा ठीक है, अभी सुन रहा था कि कांग्रेस ने बड़ी ऐतिहासिक भूल की कि उन्होंने वंदे मातरम को छाड़ दिया। अरे रविंद्रनाथ ने खुद कहा था और तमाम लोगों ने कहा था कि इसके सारे पद भारतीयता के दृष्टिकोण से सही नहीं है, और जो उसमें और भी तत्व हैं जो सिर्फ एक खास किस्म की चीजों को कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है प्रफुल्ल जी, सबसे बड़ी चीज है कि शुरुआत में 2 ही छंद लिखे भी गए थे। जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। आनंद मठ उपन्यास में फिर आगे के छंद लिखे गए हैं ना। हाँ, और जी, उस जी, उपन्यास जी, के की खत जो वहाँ की जो कथा वस्तु है उसके हिसाब से ऐसा तो है कि देखो, उसकी जो जरूरत थी सन्यासी- इसलिए लिखे गए। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पकड़ी जी, गई थी जी। उसमें, और आप जानते हैं कि 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने पास किया था। ये ICS थे, उसमें नील दर्पण वगैरह को लेकर के साहित्य ने काफी तहलका मचा दिया था 1876 में। उसके बाद ये पास हुआ था तो पश्चिम बंगाल में जितने भी राजनीतिक नाटक थे सब सामाजिक नाटक की तरफ मुड़ गए, और कोई भी राजनीतिक नाटक नहीं बचा। द्विजन लाल राय वगैरह वगैरह सभी, गिरीश चंद्र घोष, वो पूरा इतिहास है। तो इसलिए उसके तहत इसमें और बातें जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2 ही पद गा करके 1936 में 37 में भारत की आजादी 10 साल में ले आई कांग्रेस, और उसके बाद 2 ही पद गा करके, अगर ऐतिहासिक भूल थी तो आजादी ले आई 10 साल में। अगर ये ऐतिहासिक भूल थी तो इतने दिन से इसी के आधार पर सामाजिक समरसता वगैरह कायम रहा। तो कैसे आपको लगता है, क्या सुधार करके आप पूरे भारत को टकराव में डालना चाहते हैं? तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए इसमें इनकी जीत होगी ऐसा कुछ प्रसंग ही नहीं है। जिस वंदे मातरम की ध्वनि सुनकर के भारत अपनी तमाम विविधताओं सबको स्थगित करते हुए एक स्वर में आकर के खड़ा हो जाता था, आज उसी वंदे मातरम के माध्यम से ये भारत को अगर तोड़ना चाहते हैं तो कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इनकी प्रवृत्ति की आज की है, जिस 1936-37 की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1936 में जो लाहौर कांग्रेस हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए थे, चुने गए, और उन्होंने नई सभ्यता की बात की थी। उसके बाद 21 उद्योगपतियों ने, जो दक्षिणपंथी उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि नेहरू के अगेंस्ट में मैनिफेस्टो अगेंस्ट नेहरू पास किया था, और कहा था कि अगला टिकट मास्को का है। इसी 1936 में, जिस 1936 में गोदान लिखा जा रहा था, जो भारत की राजनीतिक यथार्थ से मेल खा रहा था, उसी 1936 में जिसके आसपास महाजनी सभ्यता लिखी गई थी, वे देश बनाने वाले लोग थे। इनको क्या पता कि देश कैसे बना है और देश कैसे एक हुआ है। भारत कोई एक स्तर पर नहीं बना है। भारत को समय रहते भारत अपनी विविधताओं में जीता है, और जरूरत पड़ने पर अपनी एकताओं में तन करके खड़ा हो जाता है।
ये भारत को समझना इनके बूते की बात नहीं है। ये भारत को समझने, ये स्वयं सेवी राजनीति करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। ये राष्ट्र की सेवा क्या करेंगे? अभी आप बता रहे थे कि इनका वहां जाने की बात, विदेश में इनका क्या सम्मान होगा जब देश में ही इस तरह की चीजें कर रही हैं। तो खैर वो तो अलग प्रसंग है, शायद आपने मेरे लिस्ट में उसको नहीं डाला है, नहीं तो मैं उस पर कहता। लेकिन ये बात जरूर है कि जो देश की हालत इन लोगों ने बना दी है और इनकी जीत नहीं होगी। देखिए, राहुल गांधी अपनी राजनीति में युवा शक्ति को कैप्चर नहीं कर रहे हैं सर, मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको ऊर्जस्वित कर रहे हैं, उनको उत्प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और उनको पॉलिटिकली चंगा कर रहे हैं। अब क्योंकि युवा शक्ति में जाहिर है कि उसको एक तरह का गाइडेंस भी चाहिए, उसको एक तरह के ऐतिहासिक शक्तियों से भी उसको जोड़ने की जरूरत होती है। तो राहुल गांधी उनके रोल मॉडल के रूप में खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी के पास वो खींचे चले आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने नीतियों का प्रकाश करते हैं और उसके बाद युवाओं को उन पर भरोसा लगता है। आज का जो मार्मिक क्षण है, जो आज राजीव गांधी को याद कर रहे हैं सभी उनके जन्मदिन को लेकर के, और उन्होंने अपनी माता को याद किया है और वहां वो हरे भरे भारत की चर्चा कर रहे हैं। यही वह हरा भरा भारत है जो हमारे राष्ट्रहित में सस्य श्यामलाम भारत है। उसी सस्य श्यामल भारत को राहुल गांधी जनता की भाषा में हरा भरे भारत की कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं इस भावुक क्षण में। इसीलिए इन्होंने भारत की एकता के आधार के को ही भारत को बांटने का हथियार बनाने की गुस्ताखी की है। इसकी सजा इनको भारत की प्रकृति से ही मिलेगी। अब ये उठ करके नहीं आएंगे। अब ये लाख छटपटाएं, इनका उठना मुमकिन नहीं है। इनका जलाल, इनका इकबाल चला गया है। ये चुनाव भले ही जीत लें लेकिन भारत नहीं चला सकते हैं, ये बात तय हो गई है सर। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, राहुल गांधी के भाषणों का जिक्र कर रहे हैं हम। कल भी भाषण दिए, आज भी उनका भाषण, और कल भाषण नहीं दिए लेकिन कल CWC की बैठक में जो बातें आई हैं निकल के, उस बैठक में भी उन्होंने बहुत सारी बातें अपने ही सीनियर लोगों और ख़ासकर जो, जैसे एक प्रसंग ये भी आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया हल्द्वानी में जाके और उनके मंच को का शुद्धिकरण किया गया। इस पर कांग्रेस पार्टी के ही जो सीनियर लोग हैं या कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से एक मुहिम छेड़ना चाहिए नहीं छेड़ पाई। ऐसे तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी ने अपने खुलकर कल विचार रखे हैं CWC की बैठक में। अंदर जो खबर है उस हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिस एग्रेसिव नोट पर राहुल गांधी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्या दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उतना कमजोर है अभी? और खासकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद दिखाई देता है। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, एक तो आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया है, लेकिन परीक्षा में कठिन सवाल के जवाब भी दिए जाते हैं। राहुल गांधी भी इस समय कठिन सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमलेंदु जी, कोई कठिन या कोई ये हम लोग एग्जाम में नहीं है, हम एक विचार विमर्श कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष क्योंकि 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी 240 सीटों के बाद जिस ढंग से देश में चुनाव करवा रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी चुनाव करवा रहे हैं यही कहूंगा, क्या नीतीश कुमार क्या करवाएंगे वो दिखता है। तो इसलिए जिस ढंग से चुनाव हो रहा है, जिस ढंग से देश चल रहा है 240 के बाद, यानी 2024 के चुनाव के बाद से, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ दिख रहा था। दिसंबर में चुनाव करवाने की बात कही जा रही थी, 5 राज्यों के चुनाव इसी दिसंबर में। इसलिए मैं ये सवाल रख रहा हूं कि अब यहां राहुल गांधी, विपक्ष, जंतर मंतर, ये तमाम मुद्दे जिसका जिक्र कर रहे थे ओंकारेश्वर पांडे जी, और बहुत बहुआयामी विचारों और समस्याओं को सामने रखते हुए कि नरेंद्र मोदी कितनी समस्याओं से जकड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा उसको और डिकोड करने की जरूरत है, इसलिए कह रहा हूं। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी सही कह रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं और समस्याएं उनके सामने बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है राजीव जी। जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, वो उनका कॉन्फिडेंस हिले होने का ही प्रमाण है। और ये बात सही है कि अभी जंतर मंतर के आंदोलन से पहले तक ये लग रहा था कि शायद 240 के नरेंद्र मोदी 303 के नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक हैं, और उसको वो साबित भी कर रहे थे।
जिस तरीके से चुनाव लूटे गए विधानसभा के, उससे साफ लगा कि 240 का नरेंद्र मोदी 303 के नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है, और संविधान को भी अब बुलडोज कर देंगे 240 के नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल समझा जा रहा था। लेकिन राजीव जी, चूंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र रचा बसा है, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो अगर हम नरेंद्र मोदी समझते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बच्चा ये कैसे समझ गया कि बच्चा मां को नहीं मार सकता? यानी आरएसएस इस डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकता। ये बात नरेंद्र मोदी की समझ में क्यों नहीं आई थी? और जंतर मंतर के आंदोलन ने राजीव जी कुछ किया हो ना किया हो, जंतर मंतर के आंदोलन से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, राजीव जी वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत कुछ संकेत देता है, बहुत कुछ उसने कहा जाए कि राजनीति पलट कर रख दी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और 20 जुलाई की घटना ये साबित करती हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मिलकर ध्वस्त नहीं कर सकते, ये साबित करती हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं राहुल गांधी, अपने लोगों से भी जो नाराज हो रहे हैं, वो उनकी एक रणनीतिक चीज है, उसको लेकर अपने लोगों से नाराज हो रहे हैं। उसकी हम लोग राजनीति में लगातार चर्चा करते रहते हैं कि राहुल गांधी जो बात करते हैं, आखिर उनका जो नीचे की सेकंड लेयर और थर्ड लेयर है, वो उसको उस तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ाती। इसकी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि सब अपना ही जो है गुणगान करने में लगे रहते हैं। गोदी मीडिया करेंगे और पुणे जाएंगे तो सारे गोदी मीडिया को लेकर जाएंगे, और चलाएगा कोई एक सेकंड का भी नहीं। तो ये तो हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं कि सबको अपना बनना है, कि तपस्या करें और कैसे राज्यसभा पहुंच जाएं। एक ही लक्ष्य है, किसी और का कोई लक्ष्य तो है नहीं। कांग्रेस का क्या होगा, देश की जनता का क्या होगा, वो किसी का कोई लक्ष्य नहीं है। तो राहुल गांधी की वो नाराजगी भी अपनी जगह एकदम उचित है, लेकिन इस पर भी हम आएंगे। राहुल गांधी जो नाराज हुए, महत्वपूर्ण बात जो राजीव जी मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी इस समय जो एकदम घबराए हुए से हैं, और ये वंदे मातरम का जो शगुफा लाया गया, ये भी इसीलिए लाया गया कि चूंकि जंतर मंतर के आंदोलन ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है, हम करें तो करें क्या। आप वंदे मातरम पे इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब आप वो कानून पास कराते हैं तो उस कानून पास कराते समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों नहीं सदन में होते? आप बाद में बात कर लीजिएगा कि कांग्रेस 2 स्टेंजा गाएगी कि 6 स्टेंजा गाएगी और क्यों नहीं गाएगी। पहले आप यही जवाब दे दीजिए, आप सदन में क्यों नहीं थे जब पास हो रहा था? आपने उस समय खड़े होकर क्यों नहीं गाया 6 स्टेंजा? तो ये राजीव जी इनका संकट आकर फंस गया है। और इसके जरिए मैंने दिन में भी राजीव जी बात कही थी कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चूंकि आरएसएस का देश के आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, कांग्रेस ने 1937 में 2 स्टेंजा स्वीकार किया, 1925 में आरएसएस बन गया था। 1925 से लेकर आज तक क्या आरएसएस के किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाता है? 2 स्टेंजा छोड़ दीजिए, आप 6 स्टेंजा गाते हैं, आपने पास कराया है, बता दीजिए कब गाया गया। आज अमित शाह जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि हमारे उनका अपमान है जिन्होंने बलिदान दिया। तो भाई उनमें बलिदान देने वालों में हेडगेवार साहब शामिल थे क्या? क्या गोलवलकर ने बलिदान दिया? सावरकर ने वंदे मातरम गाते हुए बलिदान दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वंदे मातरम गाते हुए बलिदान दिया? बलिदान किसने दिया? बलिदान दिया कांग्रेसियों ने, बलिदान दिया कम्युनिस्टों ने, उन्होंने बलिदान दिया। आपका क्या योगदान है भाई इस वंदे मातरम में कि वंदे मातरम के 6 बंद गाएंगे? क्यों गाएंगे 6 बंद? चूंकि राजीव जी इस वंदे मातरम को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। जब लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने 2 बंद लिखे थे, उस समय तक वो राष्ट्रीय फलक पे लिखे गए थे। जब उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है तो वो बंगाल पे केंद्रित है, और उसमें 7 करोड़ आबादी की जो बात कही गई है, तो उसमें बंगाल उड़ीसा जो था, ये बिहार और उड़ीसा, वो भी बंगाल प्रांत में आते थे, उसकी आबादी 7 करोड़ थी। तो वो राष्ट्रीयता का प्रश्न है ही नहीं आनंद मठ में, वो शुद्ध रूप से बंगाल केंद्रित है। तो बंगाल का राष्ट्रवाद अलग है और भारत का राष्ट्रवाद अलग है। तो ये चूंकि राजीव जी अंग्रेजों के शिष्य हैं, उनके लिए काम करते रहे, तो ये बंगाली राष्ट्रवाद को लेना चाहते हैं। आप भारतीय राष्ट्रवाद की बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं गाया? 25 में तो बन गए थे। हेडगेवार साहब जेल क्यों नहीं गए वंदे मातरम गाते हुए? गोलवलकर क्यों नहीं गए वंदे मातरम गाते हुए जेल? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आजादी के आंदोलन को कुचल रहे थे। तो इनकी सारी पोल सामने खुलकर आ जाएगी। तो ये करना चाहते हैं कि देखो, हम तो राजीव जी ने पहले भी जिक्र किया है, ब्लैक एंड व्हाइट एक पिक्चर मैंने देखी थी कि एक चोर है, वो चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो भागना शुरू करता है।
भागना शुरू करता है, पीछे भीड़ होती है, चोर चोर चोर, तो वो चोर भी जो आगे वो चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर, ताकि आगे जो लोग हैं वो ना पकड़ पाए कि यही चोर जा रहा है। तो ये आगे आगे भाग रहे हैं चोर 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 चिल्लाते हुए, ताकि इनको कोई ना पकड़ ले कि तुमने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया था। ये इनका मसला है। अब राजीव जी, राहुल गांधी ने जो बात कही, एक तो जो आजादी के आंदोलन के दौरान नारा लगा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो स्वराज्य है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि स्वराज, और यही कह रहे हैं कि लोग स्वराज को स्वराज्य से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता, स्वराज्य दे सकता हूं, यानी मकसद ये है स्वराज्य हमारा राज्य, हमारा अपना स्वतंत्रता, स्वराज खुद पर राज, यही अंतर उसको वो यहाँ कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता, ये एक अंतर उन्होंने आज बताया। और स्वराज में क्या क्या चीजें आती हैं, इस स्वराज के जरिए राहुल गांधी राजनीति को भी परिभाषित कर रहे हैं। राजनीति कैसी होनी चाहिए, जब हम स्वराज की बात करेंगे तो हम किस तरीके से जब अपने को नियंत्रित करेंगे, अपने ऊपर हम राज करेंगे, तो हम कैसे तमाम चीजें जिन राग द्वेष से हम ऊपर उठेंगे, और जब हम राग द्वेष से ऊपर उठेंगे तभी जाकर हम देश के लिए काम कर पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं कर सकते, क्योंकि ये राग द्वेष से ऊपर उठे ही नहीं है। इनकी तो पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है वो द्वेष के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर इनकी फिलॉसफी से द्वेष हटा दिया जाए तो आरएसएस खत्म, बीजेपी खत्म, इनकी पूरी पॉलिटिक्स उसी में छिपी हुई है। तो आज राहुल गांधी का जो राजीव जी ये भाषण है, ये काफी कुछ एक तरीके से कहा जाए जो सैद्धांतिक तौर पर भी जो है ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति का मकसद क्या होना चाहिए। ये बहुत एक मार्के की बात राहुल गांधी ने आज कही। अब जो कल जो की राजीव जी से आपने जिक्र किया, जिसका कि भाई अपने ही लोगों पर राहुल गांधी काफी नाराज हुए, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो क्या काम करती है। आप देखिए राजीव जी की उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम साहब, वो वहां तो कांग्रेस को बसपा बनाने पे तुले हुए हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर राजेंद्र पाल गौतम साहब क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। कितने प्रदर्शन हुए, कितने कार्यक्रम हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर, होना चाहिए। अगर बीजेपी के किसी नेता के साथ कुछ हो जाए तो बीजेपी कैसे उसको मुद्दा बनाती है, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मनुस्मृति का सवाल उठाता है, वही जेपी नड्डा संसद के अंदर खड़े होकर और कहते हैं कि हम मनुस्मृति का समर्थन करते हैं और आप मनुस्मृति गलत पढ़ रहे हैं, असली मनुस्मृति सुधांशु त्रिवेदी बताएंगे। यानी मनुस्मृति के समर्थन में खड़े हैं, उनके मनुस्मृति में समर्थन में खड़े होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का सभा स्थल शुद्धिकरण किया जाता है। कांग्रेस हमारी खामोश बैठी हुई है, वह कुछ सुबुद्धि नहीं है। तो राहुल गांधी का ये नाराज होना भी बिल्कुल जायज है। अब राहुल गांधी के छात्र, मुझे लगता है राजीव जी के कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं, जो भी कुछ है, हालांकि ये देखिए उनका सांगठनिक मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम लोग तो विश्लेषक हैं उसके तौर पे बात कर रहे हैं, हमको ना कुछ सलाह दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, चूंकि विश्लेषण कर रहे हैं तो बात आई है तो इसलिए उनका विश्लेषण करेंगे, चूंकि राहुल गांधी ही नाराज हुए लोगों पे। मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवा दल के अलावा बाकी जितने भी इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको सबको फिर से इनकी बच्ची जो है फिर से एक तरीके से कहा जाए पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। और सबसे पहले कांग्रेस क्या है और राहुल गांधी और खड़गे जी क्या चाहते हैं, इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के जो अध्यक्ष और इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको पढ़ाया जाए। मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा, देश अपने आप पढ़ लेगा। राजीव सही कह रहे हैं आप। सलाह आपने बिन मांगी सलाह बहुत अच्छी दे दी है। अभी कांग्रेस के लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको और ख़ासकर जो टॉप लेवल के लोग हैं, और उसमें भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही ये काम करना होगा। बाकी लोग तो मज़े ले रहे हैं, उनका क्या है, वो सरकार किसी की भी रहे। लेकिन चलिए स्वामी जी, अब जल्दी जल्दी ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ राहुल गांधी के भाषण का जिक्र आ रहा है बार बार, और वो ज़रूरी भी है। जब आज का भाषण राहुल गांधी का, पहले इंग्लिश और फिर थोड़ा बहुत हिंदी में भी, उस भाषण को आप कैसे, और कुछ दिन पहले हम लोगों ने वहीं बगल में देखा था, जिक्र किया था अभी ओंकारेश्वर पांडे जी ने, रचनात्मक कांग्रेस का भाषण भी राहुल गांधी का, वो भी हम लोगों ने देखा था, सुना था। कैसे देखते आप? भाषण सुने होंगे मैं उम्मीद करता हूं, और अब चूंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, और ऐसे घटनाक्रम में इस भाषण के क्या मायने आप देखते हैं? देखिए राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि जो पुराना उनका सेटअप था मैदान का, वो उसी में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो परिस्थिति में बदलाव आ गया है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे।
देखिए वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव पे खेल दोबारा वापस चला जाए। वो ये भूल रहे हैं कि हमारे देश की 50% जनसंख्या आज के तारीख में उस मुद्दे से पूरी तरह हट चुकी है और उसने अपने परिवार को भी उस मुद्दे से हटा दिया है। उस मुद्दे पे आप वापस नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए वंदे मातरम के माध्यम से जो बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने और महात्मा गांधी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो निर्णय लिया उसको न मान के अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे इसको उलझाएं कि ये मुस्लिम परस्त पार्टी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है, उसमें उलझाना पाते हैं तो 50% पॉपुलेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। देखिए असली आज के तारीख में जो है इशू, जो आज के तारीख में है, देखिए जो भी इस 50% जेन अल्फा जेन जी के साथ नहीं खड़ा होगा वो राजनीति और सामाजिक परिवेश से बाहर हो जाएगा। राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं। देखिए आज जो उनका ये भाषण है उसको अगर बारीकता से देखा जाए तो वो समझ रहे हैं कि अगर इस युवा पीढ़ी से आपने संपर्क कर लिया और कम्युनिकेट कर लिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहती। अब बताइए जो इन्होंने नई कमेटी बनाई है और अमित मालविया को हटा के स्मृति ईरानी को और प्रदीप भंडारी को लेके आए हैं, अब देख लीजिए रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था। स्मृति ईरानी मिनिस्टर एचआरडी थी, किस प्रकार से उसका स्कॉलरशिप रोका गया था, किस प्रकार से उसकी वजह थी। तो एक प्रकार से उन पुराने घावों को उधेड़ कर, लेकिन बिना सोचे समझे हताशा के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव दोबारा पुनर्जीवित हो जाएगा तो मुझे लगता है वो अब संभव नहीं है, क्योंकि ये समझ गए हैं आज के तारीख में जो पूरा का पूरा मुद्दा बन गया है इस आंदोलन के बाद और जैन अल्फा के उठ खड़े होने के बाद, वो ये हो गया है कि हमारे देश के अंदर अगर आपको विकास करना है, हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ना है और ईरान जैसा देश अगर ये दिखा सकता है कि साइंटिफिक माइंडसेट से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, अमेरिका को चुनौती दी जा सकती है। जहां चीन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बनाने की बात करता है, कृत्रिम चंद्रमा बनाने की बात करता है, वहां पे युवा पीढ़ी ये मानती है और हम लोग ये मानते हैं कि जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, टीचर्स को मान्यता और जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो ये पीढ़ी है आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पुरानी लीग पे वहीं खड़ी हुई है, इसीलिए पिछड़ती जा रही है। और यही राहुल गांधी ने इसीलिए कहा है कि वो जो है अब डिफेंसिव है, हमें एग्रेसिव होना है, 800 जगह जाकर बच्चों से संवाद करना है, छात्र संवाद करना है। और देखिए अभी तो 2 दिन बाकी हैं राजीव जी, जब न्यूज पॉइंट उस दिन हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा पुणे की मीटिंग एक ऐतिहासिक होगी, प्रयागराज के उसको रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को झुका भी दिया है इसी बार का डिटर्मिनेशन में। जो हम समझ रहे थे कि उस टाइम को डेडलॉक में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है कि पहले लिए हुए निर्णयों को उन्होंने वापस ले लिया। ऐतिहासिक जो ये मीटिंग होगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दे पर लौटने का प्रयास कर रही है उसमें लौट पाना अब संभव नहीं। जी जी, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ती जा रही है। देखिए 5 स्टार ऑफिसेज हैं भारतीय जनता पार्टी के हर शहर में। देश पिछड़ता जा रहा है। और ईरान का जिक्र आप कर रहे थे, ईरान ने इस युद्ध में, इस जंग में ड्रोन से बता दिया कि कैसे जंग में अमेरिका को घुटने पर लाया जा सकता है। और इस ड्रोन के बारे में राहुल गांधी का एक वीडियो आया था आज से 2 साल पहले, 2024 के चुनाव के आसपास वो वीडियो आया था, प्रशांत जी याद होगा। और पूरी की पूरी जो युद्ध नीति है उसको बदलकर ईरान ने रख दिया। ईरान और अमेरिका की जंग को हम लोगों ने लगातार, पता नहीं 3 महीने तक तो लगातार हम लोगों ने कवर किया है। न्यूज़ पॉइंट भी लगातार ईरान अमेरिका जंग पे ही हम लोगों ने किया उस समय, 46-47 दिन लगातार, 1.5 महीने पौने 2 महीने तक। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी, प्रशांत जी हम लोग इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं, कि अब कैसे एक देश जिसको चारों तरफ से, ना सिर्फ अमेरिका का सैंक्शन, कितने कंट्रीज अलग अलग ढंग से, मतलब यहां तक कि भारत भी 2019 से इंडिया भी तेल खरीदना बंद कर चुका ट्रंप के कहने पे, उसके बाद भी उसने बता दिया कि कैसे हम आगे, ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं बल्कि अमेरिका को घुटने पे ला सकते हैं। भारत कहां है? राहुल गांधी तो पहले बता चुके हैं, वैज्ञानिक सोच और आपको आगे बढ़ने की आप में ललक, देश को आगे ले जाने में, आप अपने आप को आगे स्वराज या सुराज्य या स्वराज्य, ये क्या है उसकी परिकल्पना, वो तो नहीं कर लीजिए। इस दोनों शब्दों
इसको जरा ढंग से समझ लीजिए तो शायद देश का उत्थान हो जाए, उद्धार हो जाए। प्रशांत जी। देखिए, ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को कैसे घुटनों पर ला दिया, और ईरान और इजराइल जैसा एक अपराधी देश उसको कैसे मजा चखा दिया, तमाम सब दुनिया के साथ होने के बावजूद भी ये कैसे किया ईरान ने, इसको देखने के लिए आपको ईरान के स्कूल देखने पड़ेंगे। मैं वहां के स्कूलों में गया हूं, वो स्कूल कैसे चलते हैं। ईरान ने तमाम चीजों के बावजूद वहां समझौता नहीं किया शिक्षा में। मैं वहां की एक बायोकेमिस्ट्री की लैब में गया जो स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर का इलाज ढूंढ रहे थे, और मुझे साथ में मेरे साथियों ने कहा कि ये यूरोपियन कंट्रीज के बराबर है इस मामले में। आपको कैंसर का इलाज स्टेम बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल थेरेपी से ढूंढना है, कुछ सस्ता करना है, शिक्षित करना है देश को, और आप कितने पैराग्राफ गाए जाएं राष्ट्रगान के, राष्ट्रीय गीत के, उस पे देश उलझा 80 हुआ। साल बाद सबसे बड़ी चीज है कि 80 साल बाद 80 देश साल की आजादी का 80वां दिवस हमने मनाया अभी 4 दिन पहले, और उस समय आप 6 पैराग्राफ गाना है कि 2 पैराग्राफ 2 स्टैंजा गाना है, इस पे लगे हुए हैं। वो भी जिस राष्ट्रगीत। प्लेटफॉर्म पे राजीव जी हम आप बात कर रहे हैं उसका सर्वर अमेरिका में है। एआई के सारे एप्लीकेशन अमेरिकन हैं। ये इंटरनेट अमेरिका से चलता है। जिसका वीडियो गिराने के लिए सरकार हर 60 सेकंड में एक आदेश दे रही है, वो कंपनियां अमेरिकन हैं। आप इसी में अभी कोई चालीसा बना रहा है, कोई कितने पैराग्राफ गाए जाएं उस पर चर्चा हो रही है। और इसका सबसे बढ़िया मिसाल खुद बीजेपी के मंत्रियों ने जो है वो वोटिंग कर डाली राष्ट्रगान के मामले पे। 15 अगस्त का लाल किले का फुटेज उठा के देख लीजिए। जब वहां वंदे मातरम बज रहा था, किसी मंत्री के होंठ नहीं चल रहे थे, सब होंठ सिले हुए खड़े थे, क्योंकि किसी को याद नहीं है। और जब जनगण मनगण बजा तो सबने सुर में सुर मिला के गाया, तो वही वोटिंग हो गई, बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा वोटिंग हो गई। उस फुटेज को कोई भी उठा के देख ले तो कैमरे के सामने कैद हो गया वो। अब ये सब देखिए, ये बेकार की डिबेट्स है, इस पे हम लोगों को समय जाया नहीं करना चाहिए। पुणे की बात कर लेते राजीव जी। इसी प्रोग्राम में पुणे पे जब कर्फ्यू लगाया गया तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि देश की राजनीति को कोई एसएचओ नहीं तय करेगा। राजनीति का अपना प्रवाह होता है, राजनीति लोगों से होती है। दे दिया परमिशन अब कल फाइनली पुलिस ने जी, और परमिशन देकर वो उसको और कामयाब बना दिया। वहां पे डपली गैंग चल रहा है, वो लोगों को बुला रहा है, मुनादी कर रहा है। तो ये तमाम चीजें, एक जो खड़गे जी का, मैं उस पर सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जो खड़गे जी की नाराजगी है कि जब उन्होंने रैली की और उसके बाद उस जमीन का आरएसएस और मोदी के समर्थकों के द्वारा शुद्धिकरण किया गया, घोर जातिवादी नस्लवादी काम किया गया, और उसका विरोध राहुल गांधी ने भी किया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी यहाँ कहा, सारे के सारे निष्पक्ष मीडिया ने अपनी आवाज उठाई, सिवाय गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया का एक मनुवादी अप्रोच रहता है, वो उन्होंने किया। लेकिन ये क्या कांग्रेस के नेताओं को, जो अमरेंदु जी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं को क्या बताना पड़ेगा कि इस पे बोलो, हमारे पास क्या कहीं से, आपके पास कहीं से लिख कर आया था कि ये घटना हो गई, इस पे हमको स्टैंड रखना चाहिए। तो कांग्रेस
पार्टी की विचारधारा ही पार्टी लाइन है। बीजेपी के नेताओं को नफरत वाले बयान देने के लिए कहीं से लिख कर नहीं आता है। तो बिल्कुल सही राहुल गांधी ने किया है। सुप्रिया सिन्हा को जिम्मेदारी दी है कि वो हिसाब किताब लगाए कि पार्टी लाइन को कौन एम्प्लीफाई करता है, कौन नहीं करता है। ये सबसे बड़ा एक समस्या है कांग्रेस के अंदर कि लग रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले लड़ रहे हैं बीजेपी आरएसएस से, और बाकी लोग अपना इंतजार कर रहे हैं कि कब सत्ता में आए और कब उनको लाल बत्ती गाड़ियां मिल जाए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा पांडे जी आपके पास दोबारा आना चाहता हूं। जरा राहुल गांधी, वही सवाल जो पहले प्रशांत जी के पास आया था जिस सवाल के साथ, राहुल गांधी की लगातार भाषणों को हम लोग देख रहे हैं, एक एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है उनके भाषण में। वो पहले से भी एग्रेसिव रहे हैं पॉलिटिक्स में और ज़मीन से जुड़े हुए दिखते रहे हैं, करते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो और भी ज़्यादा। लेकिन इस वक्त जब जंतर मंतर की घटना घटी है उसके बाद से क्या एक अलग कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी नज़र नहीं आ रहे हैं, और इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये मुझे ऐसा फील हो रहा है अब, इसलिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है? एक कॉन्फिडेंस, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, जिसको ये लोग पप्पू कहते रहे, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वो डेवलपमेंटल साइंस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल हैं और इनसे कहीं ज्यादा, ये सोच भी नहीं सकते, उतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और जमीन पे इतनी मेहनत की है उन्होंने। 2022 का भारत जोड़ो आंदोलन, फिर 2024 का आंदोलन, फिर बिहार में चुनाव चोरी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन। देखिए, वो तभी तक रिलक्टेंट थे निश्चित रूप से। वो तो पूरी फैमिली, आप राजीव गांधी को देख लीजिए, राजीव गांधी रिलक्टेंट थे, बाद में उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा क्योंकि देश के हालात वैसे थे। तो ही वॉज रिलक्टेंट टू सम एक्सटेंट। जब उनको लगा कि देश की जनता शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब वोट चोरी और चुनाव चोरी नाम की भी कोई चीज हो रही है। लेकिन जब वो कंफर्म हो लिए, जब उन्होंने हाइड्रोजन बम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बैंगलोर में, और उसके बाद हरियाणा फाइल्स किया, उनको ये कन्विंस हो गया कि नहीं, ये तो हम तो जीत रहे थे, लेकिन हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ गलत तरीके से हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, हमारे चुनाव चुराए जा रहे हैं। और इसका आरोप उन्होंने लगातार खुलेआम लगाया है। उसके बाद से 24 में जब उनको जितनी सीटें थी डबल आ गई, और बावजूद इसके कि लाख प्रचार करके और लाख जितना भी हर प्रकार का प्रचार बीजेपी किया, लेकिन फिर भी 63 सीटें उनकी कम आई। उनको यह एहसास हो गया कि देश की जनता अभी जगी हुई है। और अब जो लेटेस्ट उनको ये एहसास पक्का हुआ है, वो देश के युवाओं ने एहसास, उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि सारा गोदी मीडिया तो कंट्रोल, अब गोदी मीडिया डिबेट दिख रहा है, वो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जा रहा है। तो फाइनली उन्होंने इस बात को अब एक्सेप्ट किया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने फुट डाउन किया है। बहुत अहम लड़ाई लड़ी है। आप इनको हाउस में देखिए, उन्होंने पहली दफा कहा कि बीजेपी केवल हिंदुत्व नहीं है, और बीजेपी सिर्फ ये नहीं है। उन्होंने जिस तरह से इनके मजबूत किले को भेदा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी अपोजिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जिस तरह से घसीटा गया, क्या आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी को कभी घसीटा गया हो, एल.के. आडवाणी को कभी घसीटा गया हो, या किसी भी अपोजिशन लीडर को, लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटा गया हो? तो जो संघर्ष राहुल गांधी ने किया है, जो जमीनी नॉलेज उनको एक क्रॉस द नेशन वो करने का है। एक समय लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, वो राम रथ यात्रा थी। अगर इस देश में किसी ने देश को समझने का प्रयास किया, देश के कोने कोने को जाना, समझा और उस पर लिखा पढ़ा, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसकी जवाहरलाल नेहरू की पढ़ लीजिए कि वो क्या था, वो कितने डेमोक्रेटिक थे, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को अपने कैबिनेट में भी रखते थे, और जब कैबिनेट से निकल के आलोचना करते थे तब भी उनको बर्दाश्त करते थे वो। तो ऐसी जो चीजें हैं, आज वो राहुल गांधी
फुल कॉन्फिडेंस में हैं और एसर्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका जो कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, जो विमलेंदु जी ने कहा, मैं थोड़ा उससे सहमत हूं, लेकिन वी आर टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जिसको वो एड्रेस कर नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं। तो वो जब तक एड्रेस नहीं होगा तो वो तब तक ये सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। इस तरह से जो पीसमिल में जो उपाय हो रहे हैं ना, फायर फाइटिंग जो हो रहा है वो नहीं है। आज जो नैरेटिव बना है वो राहुल गांधी के एसर्ट करने से, राहुल गांधी के लगातार सिंसियर तरीके से जमीन पर काम करने से कौन और लीडर दिख रहा है? इंडिया अलायंस का ही कौन और लीडर दिख रहा है? कितनी बार, अब ममता बनर्जी तो वहां से हार के आई हैं, लेकिन कितनी बार आंदोलन दिल्ली में या अन्य राज्यों में कर रही हैं? या दूसरे और लीडर कहां पैन इंडिया कोई आंदोलन कर पा रहा है? सो ही हैज सिंगल हैंडेडली लेड द होल कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और फॉर द जस्टिस ऑफ द पीपल। तो जो जिस तरह से आवाज बन के उठे हैं, कड़वी से कड़वी बात उन्होंने कही है। और एक दफा उन्होंने कहा था, प्रियंका गांधी ने उन्होंने जिक्र किया कि तुम राहुल इतनी बातें उठा रहे हो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, खतरा होगा तो मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये जो फुट डाउन कर दिया है अंगद की तरह, इसी का नतीजा है कि पार्लियामेंट में पहली दफा, अपने पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में आवाज गूंजती थी देखो देखो कौन आया, शेर आया, उसके बाद अगली बार क्या आवाज गूंजी, देखो देखो कौन आया, फिर वो आवाज गूंजी, और फिर आज जो है आप हाउस में नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके भाई? आप अपनी मेजॉरिटी में, एनडीए के साथ मेजॉरिटी में हैं, आप हाउस में क्यों नहीं आ सके? तो दरअसल रूलिंग डिस्पेंसेशन ने पार्लियामेंट से लेके स्ट्रीट तक दोनों जगह परख लिया है। पार्लियामेंट का उनका जो परख था वो पिछला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल के इंट्रोड्यूस करने में था, जिसमें छुपा हुआ था वो डिलिमिटेशन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो चुका, आप लेके क्यों आए थे? लेके इसलिए आए थे कि वो फ्लोर टेस्ट करना चाहते थे कि हम इस पे 2/3 मेजॉरिटी ला पाएंगे कि नहीं, कि कल को कोई बड़ा बिल लेके आऊं तो पास होऊंगा कि नहीं। फ्लोर टेस्ट में वो फेल हुए, मात्र 4-5 एक्स्ट्रा सांसद उनको मिल पाए। अब वो स्ट्रीट के लड़ाई में सीजेपी से भले शुरू हुआ हो, लेकिन देश की आवाम ने दिखा दिया कि ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता या किसी एक गुट का आंदोलन नहीं है। इसमें सभी दलों के लोग, सभी उसमें लोग जो हैं, विचारधाराओं के लोग और युवा अक्रॉस द पार्टी लाइन वो शामिल थे। और उन युवाओं ने अपना गुस्सा जता दिया और अपना ये भी जता दिया कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में यकीन करते हैं। आप उन स्टेटमेंट्स को याद करिए। मैं उसको एक किनारे कर देता हूं, जो गालियां वो चली, मैं किसी की गाली को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उनके जवाब में था। लेकिन जो बच्चों ने कहा कि अब हमें समझ में आता है कि 60-70 साल हमारे बुजुर्गों ने क्यों जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया था, अब उन्हें समझ में आता है। तो ये जो कन्विक्शन युवाओं में गया है, ये बहुत बड़ा है। राम मंदिर का जो आंदोलन का जो चंदा चोरी का मुद्दा हुआ है, उससे जो है धार्मिक भावनाएं भी बिल्कुल आहत हुई हैं। अब लोगों को ये भरोसा टूट गया है, न करप्शन पे आप रुक पाए, न धार्मिक आस्था पे रुक पाए। कंट्री को आप डिवाइड करने की रोज बातें करते हैं और कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा है। इसलिए राहुल गांधी जो मसले उठा रहे हैं, वो युवाओं का मसला उठा रहे हैं, वो महिलाओं का मसला उठा रहे हैं, वो किसानों का मसला उठा रहे हैं, वो जो पिछड़े शोषित वर्ग हैं उनका मसला उठा रहे हैं, वो आदिवासियों का मसला उठा रहे हैं। अब उनके सामने जो पंच न्याय की बात उन्होंने पहले की थी और फिर जो दोबारा उन्होंने रिजोल्यूशन CWC में पास किया है, इसका जवाब नहीं है। एजुकेशन का मसला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, इसका सॉल्यूशन ये सरकार तो नहीं दे पाई। बैकवर्ड लुकिंग इन्होंने सॉल्यूशन दिया कि आप पीछे की तरफ देखो, और पीछे की तरफ देखो। आपने तो कहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब आप क्यों नहीं बना रहे हो? तो करें नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम हजारों साल से हैं। अगर हजारों साल से हैं तो फिर आप 100 साल से क्या कर रहे थे? फिर क्यों बता रहे थे?
तो ये रिजेक्शन उधर हुआ है और ये असर्टिवनेस कि वापस गांधी के उन्हीं विचारों पर देश लौट रहा है और इस नए युवा गांधी के नेतृत्व में इसी का नतीजा है कि आज सब कुछ चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वो लाख सोशल मीडिया कंट्रोल के बावजूद, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन को अभी मेटा चीफ को किस लिए बुलाया था आपने? क्या आपका एक वीडियो हट गया तो मेटा चीफ को बुला लेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो हटाया जा रहा है, लाखों की संख्या में साइट्स बंद कर दिए जाते हैं या वीडियो हटाए जाते हैं, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन बात उठाएगा? तो ये एक तरफ सेंसरशिप और एक तरफ वो मेटा चीफ ने, किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे ध्यान नहीं है, मेटा चीफ ने 2-3 दिन बाद जाके एक लंबा आर्टिकल लिखा और उसमें लिख दिया कि अब डाटा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या एक उसके प्लेटफॉर्म से कंट्रोल नहीं हो सकता और ये जो इसका पहले का हिस्टोरिकल जो तजुर्बा रहा है वो फेल्योर रहा है। दैट मीन्स ही इनडायरेक्टली सेड कि आप जो मुझे कहना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं और मैं बता दूं, वो अब नहीं होने वाला है। तो ये जो डाटा डेमोक्रेटाइजेशन होगा वो तमाम कंट्रोल के बावजूद युवाओं की आवाज लेके आ रहा है, उसमें भी बच्चों की आवाज लेके आ रहा है, अल्फा जेन, उसमें जेन अल्फा की आवाज लेके आ रहा है। क्या आप उसमें स्कूल बदल देंगे? जो बच्चे दिखा रहे हैं, जो खाने की क्वालिटी और उसके जो ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, अनाज दिए जा रहे हैं, वो बदल देंगे? आप गुजरात में जाएंगे तो एक स्कूल बना लेंगे अपने उसके लिए, टेलीविजन प्रोग्राम के लिए, लेकिन देश के स्कूलों का, देश के एजुकेशन का, डाटा सेंटर्स का, सिक्योरिटी का, इसका जो हमने वो देखा नहीं है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह इस्तेमाल करें। इसका नतीजा है कि आज देश के युवा सोच रहे हैं हम कहां जाएंगे। 4000 से ज्यादा युवाओं को अमेरिका से वापस लौटना पड़ा, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट अभी हाल ही में उन्होंने लिखा है, नरेश कौशिक जी ने। तो भाई अब अमेरिका भी नहीं रहा। एक वहां का सर्वे बताता है कि ऑलमोस्ट 40% इंडियंस वांट्स टू रिटर्न। आप लौट के यहां आएंगे तो क्या करने के लिए आएंगे, और यहां आएंगे तो हमने कौन सी सुविधाएं आपके लिए बनाई हैं? तो ये इट्स ए टोटल डायरेक्शनल फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये अभी छोटे मोटे कोई उससे स्टिचिंग करने से ये सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए राहुल गांधी ही इस देश के भविष्य की तरफ, युवा उनकी तरफ देख रहे हैं। आप देखें या ना देखें, आपकी मर्जी। आप वंदे मातरम उठाइए, आप तिरंगा अकेले उठाइए, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे प्रूव करना है। ही डजंट हैव टू प्रूव। उनके घर ने, उनके परिवार ने, खानदान ने, उनके पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए ही डजंट रिक्वायर टू प्रूव इट। आपको जरूरत है आप इसको प्रूव करें। जी जी, उसमें से तो एक का जन्मदिन है आज, राजीव गांधी, कुर्बानियां देने वालों में से जन्मदिन। समय खत्म हो गया प्रफुल्ल जी, लेकिन आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए। और क्या आपको भी लगता है कि ये टाइम, ये समय जो है, अब राजनीतिक आने वाले समय में सियासी तौर पर, सियासी हालात जो हैं देश के, वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, देंगे और दिखाई? और उसमें भी पुणे का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, छात्रों की गूंज, महाराष्ट्र में है, और अभी तक देखिए राजस्थान में हुआ, वो भी बीजेपी शासित राज्य, उत्तराखंड में हुआ, देहरादून, वो भी बीजेपी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रयागराज में बीजेपी शासित राज्य, महाराष्ट्र बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्य। मील का पत्थर साबित होगा? जी बिल्कुल होगा। आपने समय कहा, समय मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन समय के बारे में हमारे संस्कृति में कहा गया है कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। वही भीलनी वही गोपिका, वही भीलन लूटी गोपिका, वही भीलनी, वही क्या नाम है, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही धन खा वही बान। अर्जुन जब भीम को लाने के लिए गए थे तो वही धनुष था जिससे महाभारत लड़े थे, लेकिन भीलों ने गोपिकाओं को अपने कब्जे में ले लिया। तो मनुष्य बलु नहीं होता है, समय होत बलवान। समय इनका जा चुका है, अब ये पुराने ट्रैक पर नहीं आएंगे। इन्होंने अपना आत्मध्वंस किया है, अपने बोझ के तले ये दबेंगे और दोबारा कई दिनों तक, कई सालों तक नहीं आ पाएंगे। उसका कारण है, सर आप इजाजत दें तो 10 सेकंड में मैं कह दूं कि ब्राह्मणवाद की सीधी लड़ाई मनुष्यता से, मनुष्यवाद से हो गई है। ये मनुष्य विरोधी हैं,
ये मनुवादी नहीं है, ये मनुष्य विरोधी लोग हैं और ये लोगों ने समझ लिया है। इसीलिए सामाजिक किसी भी क्वार्टर पर इनको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस जिस बात को चाहती थी कि उसको आहिस्ते आहिस्ते ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसको पूरा किया जाए, इन्होंने उसको झटके से करने की कोशिश की और अब ये नाकामयाबी के उस गर्त में जाएंगे जहां कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर पांडे जी, अमलेंदु जी, प्रशांत जी। इस चर्चा में आप लोग बने रहे और बहुत बहुत लंबे वक्त तक और लगातार बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने रखी। बहुत शुक्रिया। और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा जो लगातार बने रहे आप और देखते हैं, न सिर्फ इस कार्यक्रम को देखते हैं बल्कि आप अपनी बात, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखा करते हैं। पंकज जी हमारे साथ पटना